हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका आज के इस पीवाईक्यू सेशन में। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं। आज एक नया टॉपिक है जी, बैंकिंग और स्टैटिस्टिक्स का। स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है पीवाईक्यू उसको सॉल्व करके आपके साथ डिस्कस करने में। तो प्लीज इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। और आइए फटाफट से अब अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो एव स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज है आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। अगर आप स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस और पीवाई क्यूज भी करना चाहते हैं, तो आप लीजिए हमारा मास्टर कोर्स, जो कि काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको केवल प्रैक्टिस करना है तो आप टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं, और आपको पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारा पीवाई क्यूज का कोर्स अलग से भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। Charge collected from the investors by a mutual fund scheme when it sells its units to investors is called। अब देखो, एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। अब उस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो आना चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड अपनी यूनिट्स इन्वेस्टर्स को क्या करेगा, सेल करेगा। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टर्स एंटर कर जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड के अंदर एंटर करने के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को यूनिट सेल करेगा, और इस पे जो चार्जेस लेगा इसे बोला जाएगा एंट्री लोड। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही जब ये इन्वेस्टर्स बाहर निकलेंगे तो इनसे जो चार्जेस लिए जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी एग्जिट लोड। असर्शन और रीजन आपको यहां पे दे रखे हैं। असर्शन है, आरटीजीएस सिस्टम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम होता है। इट इज अ फंड्स ट्रांसफर मैकेनिज्म वेयर ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। तो यहाँ पे एकदम से रियल टाइम में ग्रॉस बेसिस पे आपका सेटलमेंट हो जाता है, बिल्कुल सही है। देयर इज नो मिनिमम सीलिंग फॉर द आरटीजीएस ट्रांजेक्शन। अब आरटीजीएस क्योंकि एकदम से रियल टाइम हो रहा है, तो इसमें एक मिनिमम सीलिंग रखा हुआ है कि इतने से ऊपर आपका अमाउंट होगा तभी आप आरटीजीएस करा सकते हैं। कितना ये सीलिंग है आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे पास असर्शन तो करेक्ट है, बट रीजन सही नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ न्यू इशू। तो कंपनी अपने शेयर्स का न्यू इशू निकालती है अलग अलग मेथड्स को फॉलो करके। पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप एक पब्लिक इशू निकाल सकते हैं। राइट्स इशू, राइट्स इशू के अंदर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है वो शेयर्स अलॉट करते हैं, इसका भी एक इशू निकाला जाता है। बोनस इशू, अब बोनस इशू के अंदर क्या होगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे रहे हैं, इसमें कोई इसमें कोई आपको पैसे वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा ऑड वन आउट चला जाता है। बुक बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बुक बिल्डिंग इस्तेमाल होता है आपके इश्यूज के टाइम पे, आपके जो शेयर्स के बिड्स आते हैं उनके बेसिस पे आपकी बुक बिल्डिंग होती है और आपका जो फाइनल अलॉटमेंट है वो डिसाइड किया जाता है। तो वैसे तो राइट इशू बोनस इशू काफी क्लोज हो सकते थे, बट बोनस इशू थोड़ा सा ज्यादा ऑड वन आउट यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि बोनस इशू में फ्री ऑफ कॉस्ट ही शेयर्स आप दे रहे हैं, है ना, कोई फ्रेश पैसा कंपनी को नहीं मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे सवाल है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज एज पर देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपकी जो कमिटीज है, नरसिम्हम है, पद्मनाभन है, वर्मा है, सराफ है और राशिद जिलानी कमेटी है। देखो, नरसिम्हम कमेटी जो आपकी फर्स्ट वाली है वो बनी थी आपकी 1991 के अंदर। पद्मनाभन कमेटी की अगर हम बात करें तो ये वाली कमेटी आपकी 95-96 के अंदर बनी थी, और ये जो कमेटी है ये बेसिकली बैंकिंग सुपरविजन से जुड़ी हुई थी। इसके बाद वर्मा कमेटी आ रही है, ये वर्मा कमेटी आपकी 1999 की कमेटी है जी, और ये वीक बैंक्स की रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ी हुई है। सराफ कमेटी जो है वो 1994 की है, और ये बेसिकली कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक से जुड़ी हुई है। राशिद जिलानी कमेटी आपकी 1992 की कमेटी है, और ये कैश क्रेडिट सिस्टम जो रहता है उसको कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं, कैसे और ऑल्टरनेटिव्स ला सकते हैं, उससे जुड़ी हुई एक कमेटी थी। तो ये सारी जो कमिटीज है इनके ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन हमें पता चल चुके हैं, और अगर आप ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ए, ई, डी, बी और सी, ये ऑर्डर आपका यहाँ पे बनेगा। ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल है, थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है, बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में सबसे पहले हमारे पास है एक्सिम बैंक, विच इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये आपका सेकंड से मैच हो जाएगा। एनएचबी आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो प्रमोटिंग हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं।
और इसके बाद आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका ये डेवलपिंग इंडस्ट्री से जुड़ा होगा, तो इसे आप अपने 4 से मैच कर सकते हैं। नाबार्ड आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये आपका जो है यहाँ पे 1 से मैच हो जाएगा। तो A2, B3, C4, D1 ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3 में। सो 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। The right of the insurer to stand in the place of insured after the settlement of the claim and gives the insurer right to recover from an alternative source. The principle involved in this case is called. अब देखो, इंश्योरर बेसिकली आपकी इंश्योरेंस कंपनी है। लेट सपोज आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई थी, अब वो डैमेज हो गई, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम सेटल कर दिया, आपको पैसे दे दिए, उसके बदले रिपेयर नहीं हो रही थी, पैसे मिल गए आपको। तो अब जो वो गाड़ी है, वो जो टूटी हुई पुरानी गाड़ी है जो डैमेज हो गई थी, अब वो किसकी हो जाएगी? वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। अब वो उसको किस तरीके से डील करेगा, अब वो उसकी मर्जी है, कैसे उसको ऑल्टरनेटिवली कुछ उसे पैसे रिकवर कर सकता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब होता है कि आप दूसरों के जूतों में कदम रख देते हो। जब आपने क्लेम की सेटलमेंट कर दी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके जूतों में कदम रख देती है और आपकी वाली पोजीशन पे आ जाती है। Process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular at an affordable cost in a fair and transparent manner by mainstreaming institutional players is referred to as. अब यहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि यार सब लोगों को ना फाइनेंशियल सुविधाएं मिल जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके बैंक्स वगैरह से ही सभी को अफोर्डेबल तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनको भी बैंकिंग फाइनेंशियल सुविधाएं मिल जाए। ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेफिनेशन दिया गया है और फाइनेंशियल इंक्लूजन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Which of the following are the techniques of monetary control adopted by Reserve Bank of India RBI? लोन्स एंड एडवांसेस टू इंडस्ट्रीज। यार आरबीआई कहां लोन एडवांसेस इंडस्ट्रीज को देता है? ये तो काट ही दो। वैसे आपको 4 चूज करना है, ये आपने ऑलरेडी काट दिया। कैश रिजर्व रेशो सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एसएलआर, रेपो रेट, वो रेट जिसपे आरबीआई आपके बैंक्स को लोन वगैरह देता है। तो बी सी डी ई आपके मनी मॉनेटरी कंट्रोल से जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is not a component of formal organized financial system? आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स भी आती हैं, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज भी आती हैं। ये जो चिट फंड कंपनीज होती हैं, ये फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का यूजुअली पार्ट कंसीडर नहीं की जाती। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Non-receipt of dividend by investors is categorized in which type of complaints received by the SEBI? तो सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट से डील करता है और अलग अलग टाइप की कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं और कई जगह इन कंप्लेंट्स को ना अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। तो थोड़ी सी नई चीज है, तो एक बार मैं आपको ये टेबल दिखा देता हूं जो आपको अलग अलग सोर्सेज में देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग टाइप्स की कंप्लेंट को अलग अलग कैटेगरी में डाला हुआ है। डिविडेंड नहीं मिला तो ये टाइप 2 की कंप्लेंट की कैटेगरी में आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखे हैं। लिस्ट 1 में आपके पास है प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एरर ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो आपने जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली, इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, एरर हो, और इस चीज को डिनोट करता है आपका स्टैंडर्ड एरर, और आप इसे निकालते हैं 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एन करके। अब इससे आप प्रोबेबल एरर की तरफ भी जा सकते हैं। प्रोबेबल एरर निकालने के लिए आपको इसमें 0.6745 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका 4 से मैच होगा। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आपका आर स्क्वायर रहता है, तो अगर आपका लेट सपोज कोरिलेशन आया 0.8 का, तो ये हो जाएगा 0.64 यानी कि 64% का, यानी कि 64.100 का। कि अगर टोटल वेरिएशन 100 है तो उसमें से 64 की जो वेरिएशन है, 64% जो वेरिएशन है, वो आपका एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल में एक्सप्लेन कर रहा है। सो दैट इज बेसिकली योर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन।
और इसके ऑपोजिट है कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन। तो 64% अगर एक्सप्लेन हो रही है, 36% एक्सप्लेन नहीं हो रही, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। तो डी आपका सेकंड से मैच यहां पे हो जाएगा। सो करेक्ट मैचिंग वुड बी ऑप्शन नंबर 4। Carl Pearson's coefficient of skewness for a distribution having mean of 6.82, median of 6.8 and standard deviation of 1.4 is। अब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला देखो, यूजुअली तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, बट यहाँ मोड गिवन नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला ले सकते हैं, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन आपको ऑलरेडी गिवन है सवाल में 6.82 का, मीडियन भी गिवन है 6.80 का, और इसे डिवाइड करना है 1.4 से। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, इट वुड बी 0.06 डिवाइडेड बाय 1.4। आप इसको कट शॉर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो दैट वुड कम आउट टू 0.043। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is a measure of relative risk and is calculated by dividing the standard deviation by its expected value? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि आपकी मीन हो गई। तो ये बेसिकली आपका क्या निकल कर आता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, वो आंसर यहां पे सीधा सीधा बन जाएगा। If the first quartile is 48 and quartile deviation is 6, find the value of median assuming distribution to be symmetrical। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है कि Q1, Q3 और आपका Q2 यानी कि मीडियन, ये सब बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंसेस पे हैं। Q2 बिल्कुल बीच में लाई करता है Q1 और Q3 के, यानी कि अगर आपको Q2 या मीडियन निकालना है तो आप Q1 और Q3 का एवरेज कर लो, तो आपका मीडियन, आपका जो मीडियन है निकल आएगा। अब फर्स्ट क्वार्टाइल तो हमें पता है 48 है, क्वार्टाइल डेविएशन दे रखा है हमें 6 का। क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो Q3 माइनस Q1 हमारा 48 है और ये हो गया 12। तो Q3 हमारा कितना हो गया जी, Q3 हो गया 60। तो Q3 60 हो गया। अब 48 और 60 का एवरेज आप कर दीजिए तो मीडियन या Q2 आ जाएगा, विच इज गोइंग टू बी योर 54। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following are properties of normal distribution? The normal curve approaches the x-axis asymptotically as we proceed in either direction away from the mean। तो normal curve हमारा जो बनता है वो x-axis के करीब आता रहता है, उसको अप्रोच करता रहता है, बट उसको टच नहीं करता। इसका मतलब होता है asymptotically। तो ये वाला बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है। नॉर्मल कर्व हैज इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो इसका होता है वो मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये 2 नहीं आता। तो ये वाला गलत हो गया। Irrespective of the shape, total area under normal curve and above the horizontal axis is always equal to 1। तो ये वाला जो एरिया है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये वाला तो सही है। और 68.27% of the total area under the normal curve is covered by plus minus 2 standard deviation। ये गलत है। प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में अराउंड 95% एरिया आपका कवर हो जाता है, ये प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का है। सो करेक्ट, ये वाला भी आपका गलत हो गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनी मॉडल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिल रही है, तो एक ही मोड होने वाला है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ए, सी और ई हमारे सही हो गए। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। The probability that a leap year selected at random contains either 53 Sundays or 53 Mondays is। तो जनाब, एक लीप ईयर में आपके 366 डेज होते हैं। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 इंटू आप 52 करोगे तो आपका 364 डेज निकल कर आ जाएगा। तो यार आपके 52 संडे मंडे तो होने ही वाले हैं, बट ये 53 हो जाएंगे, 53 संडे या 53 मंडे हो जाएंगे लीप ईयर में, ये आपको बताना है। अब लीप ईयर में क्या है कि 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 364 में सब एग्जैक्टली 7 से डिवाइड हो जाता, बट 366 में 2 डेज एक्स्ट्रा बच सकते हैं। ये 2 डेज क्या हो सकते हैं बताइए सोचकर। संडे मंडे हो गया, मंडे ट्यूसडे हो गया जी, और क्या हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे थर्सडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे हो गया, और सैटरडे संडे हो गया। अब 53 संडेज और 53 मंडेज, पहले वाले केस में 53 संडे और 53 मंडे, दूसरे वाले केस में आपके 53 मंडे आ रहे हैं। अब और पूछा हुआ है तो और में दोनों लेने पड़ेंगे, संडे या मंडे कुछ भी आ रहा हो तो।
और इसके अलावा आपका जो लास्ट वाला है इसमें सैटरडे संडे, इसमें भी आपका एक संडे देखने को मिल रहा है। तो 3 केस बन रहे हैं। टोटल कितने थे आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आपके 7 केसेस बन रहे थे। उसमें 3 केसेस में आपके 53 संडे या 53 मंडे की पॉसिबिलिटी बन रही है। सो प्रोबेबिलिटी इज 3/7। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। यहां पे हमारे पास सवाल है, द नंबर ऑफ न्यू ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय अ कंपनी ओवर द लास्ट 25 वर्किंग डेज आर। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे रखे हैं जी, कितने कितने ऑर्डर्स आपको मिले हैं 25 डेज में। आपको निकालना है एवरेज ऑर्डर्स रिसीव्ड ड्यूरिंग दीज 25 वर्किंग डेज। तो एवरेज आपको कितने ऑर्डर्स मिले वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इनका टोटल कर लीजिए और फिर डिवाइडेड बाय 25 कर दीजिए, तो आपकी एवरेज यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। तो टोटल अगर हम करें तो 3 + 1 4, और इसमें आप जोड़ते रहिए एक एक करके। 8 12 16 18 23 26 32 36 41 42 46 48 51 और 53 57 62 66 68 71 और 74 75। तो टोटल हो गया हमारा 75, और टोटल आपके डेज हैं यहाँ पे 25। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको निकल कर आ गया जी, आपका एवरेज निकल कर आया 3 ऑर्डर्स पर डे का। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा, और यहाँ पे हमने यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया। आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।